इतनी गंदी हैंड राइटिंग क्यों होती है एक डॉक्टर ये की? राज ही रह जाए तो अच्छा तो है। गूगल एक नए डॉक्टर आ गए हैं, वो आपको सजेशन देते रहते हैं कि सर में दर्द हो रहा है, नहीं आपको तो कैंसर हो गया। चल पहले ही 720 में 720 मार्क्स लोग ला रहे हैं। डॉक्टरी अगर करना है, अगर दिल में तमन्ना है तभी घुसना है उस लाइन में। अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? कुछ सिविल सर्विसेज वगैरह का ट्राई करता हूँ। आज के इस पॉडकास्ट में हम आज एक बहुत ही कॉमन इशू पे बात करने वाले हैं और वो है हेल्थ। और हम अपने शरीर को तब तक नज़रअंदाज कर देते हैं जब तक वो हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स ना दिखाए, हमारी तबीयत खराब ना हो, तब तक हम ध्यान भी नहीं देते उस चीज़ को, जो कि बहुत गलत होता है। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको समझने की ज़रूरत है। सही जानकारी, सही तरीके, कैसे हम अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, कैसे बिना डॉक्टर के पास गए हुए भी हमारा इलाज हो सकता है। वो सारी चीज़ों को, सारी बातों को आज हम समझेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट है, जो खुद एक गवर्नमेंट डॉक्टर है और उनकी जर्नी भी बहुत इंस्पायरिंग रही है। सो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रहेगी और उनकी जो नॉलेज है सो आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी, जिससे आपको डॉक्टर के पास न जाना, चाहे डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए, सारी जानकारी आपको समझ में आए। आज के हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो है डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा सर, और ये अभी डीएमसीएच दरभंगा में एज ए डॉक्टर पोस्टेड है। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हेलो सर, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कहिए, आप कैसे? सर आपकी एकेडमिक जर्नी कैसी रही है? मतलब आपने 10th कैसे करा, कहाँ से करा, 12th कैसे करा, फिर मेडिकल लाइन में जाने का कैसे सोचा आपने? शुरू से ऐसा मेडिकल लाइन में जाने का नहीं था, पैशन शुरू से नहीं था, बट मैंने जैसे मैं अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है सीतामढ़ी से ही, डुमरा से ही कंप्लीट करी है। अच्छा। और नवोदय का एग्जामिनेशन, जो उसका एग्जामिनेशन होता था 6th क्लास के लिए एडमिशन के लिए, वहाँ से मैंने एग्ज़ाम दिया प्रिपेयर करके। और उसके बाद 6th से लेकर 12th तक मैं नवोदय में रहा हूँ। 12th मैंने बायोलॉजी से किया, पीसीबी था मेरा सब्जेक्ट। अच्छा। और उसके बाद फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैंने तीनों में मेरी रुचि थी और साथ में मेरा ये भी मन था कि मैं मेडिकल लाइन में ही आगे बढ़ूँ। और घर में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन पड़े कि मेडिकल लाइन में ही जाने का ही हुआ। मैंने अपने किसी अपनी मेरी जो मदर थी, बड़ी मदर, उनको मैंने खो दिया। मेरे सामने में उनका डेथ हो गया और ऐसा हुआ कि सर्कमस्टांस बना कि मुझे मेडिकल लाइन में जाने की इच्छा हो गई। तो फिर मैंने 2 साल मैंने कोटा में तैयारी की और उसके बाद मैंने नीट यूजी का एग्जामिनेशन दिया। उसमें मेरी रैंक आई एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में, मुझे एमबीबीएस मिला, गवर्नमेंट कॉलेज है। वहाँ से मैंने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करी और 2 साल 1 साल फिर मैंने ड्रॉप लिया और नीट पीजी के लिए मैंने क्वालिफ़ाई किया। नीट पीजी में फिर मुझे मेडिसिन की सीट मिली पीजी में और मैं अब दरभंगा डीएमसीएच से मैं एमडी मेडिसिन कर रहा हूँ और अभी मैं सेकंड ईयर में वहीं पे है। तो सर मतलब आप गवर्नमेंट एमबीबीएस डॉक्टर हो, हाँ। जो कि अपने में बहुत बड़ी चीज़ होती है, एंड आप नवोदय से भी पास आउट हो। जितना मुझे पता है नवोदय के बारे में, उसका भी एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। एग्ज़ाम तो टफ होता ही है क्योंकि पहले ज़्यादा सीट होता नहीं था वहाँ, 40 सीट ही होते थे और 40 सीट में एक डिस्ट्रिक्ट में 3-4 हज़ार लोग कम्पीट करते थे उस सीट के लिए। एग्ज़ाम देना भी मुश्किल था। लोग तैयारी उस टाइम नहीं करते थे, अभी भी लोग तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं बच्चे तैयारी करते हैं अभी भी। लेकिन उसका ये है कि नवोदय विद्यालय काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देता है आप वहाँ जाके हर सर्वांगीण विकास होता है, हर तरीके से आप पढ़ाई-लिखाई हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, आप हर तरीके की चीज़ देखा है कि नवोदय में हर चीज़ टाइम पे होती है, मतलब एक टाइम शेड्यूल बना होता शेड्यूल है। बना हुआ है। इस तरीके से आपको सुबह इतने बजे उठना है, फिर इतने बजे आपका खाना है, इतने बजे नाश्ता है, इतने बजे आपको पढ़ाई करनी है, इतने बजे तक आपको खेलना है। हुँ। सारी चीज़ें वहाँ पे फिक्स्ड होती है। यही वजह है क्या जो आप इतने कंसिस्टेंट रहे हो हर चीज़ में? कंसिस्टेंसी का चक्कर ये है कि शुरू से ही अब किसी चीज़ के पीछे आप भागो तो लेके ही ऐसा ख़त्म करने का इच्छा होता है, कभी बीच में छोड़ने का मन नहीं होता है। मन होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लीट करके ही छोड़ें। तो यही था कि नवोदय के बाद मैंने सोचा कि अपना मेडिकल लाइन में जाना है तो सारा कुछ कंप्लीट कर ही ले। एमबीबीएस के लिए भी मैंने तैयारी अच्छे से की और उसके बाद मैंने अपना पीजी भी इसी तरीके से निकाला। जहाँ तक कि मेरे पास आपका डाटा है, उस डाटा में लिखा हुआ है कि आप 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हो सीबीएसई से, वो भी साइंस में। बहुत बड़ी बात होती है ये। हाँ, ये 2014 में जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 थी मेरे सीबीएसई में, मार्क्स आए थे अच्छे। तैयारी अच्छा, था बहुत उसपे अच्छे आए थे। तैयारी उसी टाइप का था, नवोदय का प्लेटफ़ॉर्म भी था, लोग वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से गाइड करते थे वो लोग, तो सही था वहाँ पे, माहौल भी सही था पढ़ाई का, कॉम्पिटिटिव माहौल था।
लोग पढ़ते थे, इसी वजह से रैंक सही आ गई। तो घर वालों ने भी फिर सोचा कि लड़का कुछ कर सकता है तो कोटा इसको भेज दिया जाए, इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो इन्वेस्टमेंट मेरे को कोटा में आपने 2 साल दिए थे। हाँ। तो आपको क्या लगता है उस टाइम जैसे 2 साल आपने प्रिपरेशन की वो आपके लिए सही था। अभी के टाइम पे अगर प्रिपरेशन करना है तो 2 साल में ही हो सकता है या फिर टाइम कम या ज़्यादा हो गया? अभी तो काफ़ी सही हो गया है माहौल, क्योंकि लोग अब ऑनलाइन में तैयारी कर लेते हैं। हाँ। पहले था कि आपको ऑफलाइन जाके, कोटा जाके, वहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस करनी पड़ेंगी। 1 डेढ़ साल आपको देना पड़ेगा उस तरीके से। मेडिकल एमबीबीएस में जाने के लिए, नीट यूजी में आपको कम्पीट करने के लिए 2 साल का तैयारी तो कम से कम माँगता ही है। तो उसमें ये था कि 10th के बाद जो लोग कंटिन्यू चले गए, उनको 11th-12th में अपना 2 साल उन्होंने पढ़ा, अपना उनका सही हो गया। बट मेरा था कि मैं तो नवोदय से रहा था, मैंने कॉम्पिटिशन की तैयारी की नहीं थी। मेरा था कि सीबीएसई पे फोकस था सब कुछ। तो इसलिए थोड़ा करना पड़ गया उस तरीके से। कोटा में जाके 2 साल तैयारी की तो सही हो गया, सही ढंग से अपना। तो मतलब उस अब तो टाइम अब ऑनलाइन हो गया, अब बेटर है। उस टाइम तो कंपटीशन ज़्यादा था या अभी आपको लगता है कंपटीशन अभी अभी ज़्यादा कॉम्पिटिशन अभी ज़्यादा अभी ज़्यादा कंपटीशन कॉम्पिटिशन क्योंकि ज़्यादा लोग अभी जा रहे हैं बिल्कुल, और कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। हाँ, इस वजह से क्या है कि कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से और सीट्स पे तो बढ़ी है लेकिन बिल्कुल, बहुत सीट जगह बढ़ी है बट उसी रेशियो में कॉम्पिटिशन भी बढ़ा है। लोग क्या है कि लोग भी बढ़ गए हैं। अब पहले था कि लोग कोटा जो जा पाते थे वही तैयारी कर पाते थे। घर पे रह के बहुत कम लोग तैयारी कर पाते थे। अब लोग घर पे भी तैयारी कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो गई, बहुत सारे तो कोचिंग। पहले मैं जैसे सुनता था 550 नंबर 600 नंबर पे कॉलेजेस मिल जाते थे हुँ, लेकिन अभी जो है सो 600 नंबर तक पे भी बहुत सारे चांसेस होते हैं कि एमबीबीएस ही आपको ना मिल पाए गवर्नमेंट कॉलेज हुँ, में हुँ। जो कि बहुत बड़ी बात है अभी। अभी कुछ साल पहले ही 720 में 720 मार्क्स लोग ला रहे हैं नीट हाँ, में। अभी जो चल रहा था कि ऐसा तो कैसे हो सकता है जो पहले इससे पहले एग्जाम दिए हुए जो डॉक्टर्स हैं उनको भरोसा ही नहीं हो रहा है कि हुँ, इतने इजी क्वेश्चंस कैसे आप बना सकते हो कि 720 में 720 आ जाए। बहुत लोग मतलब 700 से ऊपर बहुत लोगों के नंबर आए थे हुँ, जो कि अनयूजुअल है मतलब बहुत ज्यादा है। इतना इजी भी नहीं रहना चाहिए कंपटीशन एग्जाम पे हुँ। पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं सही कह रहा हूँ ना? सही बोल रहे हैं आप। हाँ, तो चलो कहीं न कहीं ये भी सही है कि कॉलेजेस भी बढ़ गए हैं और स्टूडेंट्स भी बढ़ ज़्यादा हैं, तो चलो डॉक्टर्स भी बहुत सारे निकल के आएँगे। तो आप मुझे बताओ एज़ अ डॉक्टर लाइफ़ कितनी मतलब बदल जाती है, किसी और प्रोफ़ेशन से अगर आप मिलाओ तो? ऐसा है कि डॉक्टरी अगर करना है, अगर दिल में तमन्ना है तभी घुसना है उस लाइन में, क्योंकि ये छोटा-मोटा जर्नी है नहीं। अभी जैसे 2016 से ही 14 से ही मैं लगा हूँ, 2014 से लेके अभी तक 2026 हो गई। प्रॉपर आप साइकिल बता दो कि कितना टाइम लगता है कम प्रिपरेशन से के कम बाद से लेके डॉक्टर अगर बनने तक? अगर आपको जैसे आप प्रॉपर पोस्टेड हो अभी। अगर आपको प्रॉपर डॉक्टर बनना है, तो एमबीबीएस के 5 साल तो आपको लगेंगे ही। 5 साल के बाद फिर आपको नीट पीजी में कम्पीट करना होगा, उसमें आप 2 साल दोगे अलग से। 1 साल तो प्रिपरेशन में दोगे और फिर 3 साल उसकी पढ़ाई करोगे। तो ये सारा ले दे के 5-3 8 साल तो आपको लगना ही लगना है। उसके अलावा जो प्रिपरेशन वाला फ़ेज़ है उसको अलग से काउंट कर लो। बहुत लोग, हर आदमी एवरेज में होता है, हर आदमी तेज़ नहीं होता है कि एकदम पहले ही राउंड में निकाल ले रहे हैं अपना। कुछ लोगों को ड्रॉप भी लेना पड़ता है। तो ऐसा है कि 5 से 8 साल आपको ऐसे ही 8 साल तो ऐसे ही लग गए, अब 3-4 साल आप इसके प्रिपरेशन में जोड़ लो। 10-12 साल का तो एक जर्नी ही है। उसके अलावा आप क्या प्रैक्टिस, फिर आप प्राइवेट प्रैक्टिस में जाओगे, गवर्नमेंट प्रैक्टिस में जाओगे, वो सब काफ़ी लंबी चीज़, 10-15 साल आपको एस्टेब्लिश होते-होते लग जाता है। अच्छा, काफ़ी लंबी जर्नी। जैसे ये नीट पीजी का जो एग्ज़ाम होता है वो कितना टफ मैंने सुना है बहुत टफ होता है। हाँ, नीट पीजी का एग्ज़ाम बहुत टफ़ है। चक्कर ये है कि उसमें सीट लिमिटेड सीट्स होते हैं और उसमें एग्ज़ाम देने वाले काफ़ी लोग हैं और आपको अपने चॉइस की सीट चाहिए, उसके लिए काफ़ी अच्छा मार्क्स लाना होगा। मेरा मेरा जो रैंक था वो 4000 रैंक था मेरा ऑल ओवर इंडिया में और बिहार में 66 मेरा रैंक था। बहुत और अच्छा है। उस बेसिस पे मुझे जो कॉलेज मिला, मुझे मेडिसिन की सीट चाहिए थी, तो मेडिसिन मिला। डीएमसीएच काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है और वहाँ की मेडिसिन काफ़ी अच्छी है, वहाँ के एकेडमिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और इसलिए वजह से मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया उसको और वहाँ पे मैंने से एडमिशन लिया। तो यही रीज़न है। सीट, लेकिन काफ़ी लोगों को सीट नहीं मिल पाती है उस तरीके की, तो वो लोग काफ़ी बार-बार ड्रॉप लेना पड़ता है उसमें। उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। बहुत ज़्यादा चाहिए। हुँ। और ये तो आप प्रोविज़न पीरियड में हो अभी वहाँ पे? वहाँ मेरा अभी पीजी चल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में हूँ मैं। 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, उसमें हम पढ़ाई भी करते हैं और साथ में हम प्रैक्टिस भी करते हैं? प्रैक्टिस भी तो करते हैं, वो पेशेंट कंप्लीट होने के बाद फिर? उसके बाद मेरी एमडी की डिग्री खत्म हो जाएगी। एमबीबीएस एमडी हो जाएगा मेरा प्रॉपर और उसके बाद मैं स्पेशलिस्ट हो जाऊँगा, फिजिशियन हो जाऊँगा, जनरल फिजिशियन। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात हो गई, गवर्नमेंट डॉक्टर हो आप। और हाँ, तो पर डे जैसे आप इतने मतलब लगभग कितने लोगों का पर डे आप ओपीडी करते हो? मतलब कितने लोगों का इलाज 1 दिन में आप करते हो? अ, डिपेंड करता है क्योंकि बहुत सारे मरीज़ आते हैं। डीएमसीएच जहाँ पे मैं अभी पोस्टेड हूँ दरभंगा में, वहाँ पे बहुत मरीज़ आते हैं आस-पास में। दरभंगा के अलावा भी समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, नेपाल, ये सारे एरिया के आस-पास का लोग, बहुत लोग, सीतामढ़ी के भी बहुत सारे लोग पहुँचते हैं। तो वहाँ पे बहुत मरीज़ आते हैं। ओपीडी तो कम से कम 500 से 700 डेली होता है ओपीडी। बट अकेले आप 500-700 नहीं, हमारा जो प्रॉपर डॉक्टर्स हम हैं, हमारे सीनियर्स हैं, सारे हमारे चैनल होता है टीचर्स, उनका? हाँ, वो सारे मिल के हम लोग देखते हैं। लेकिन मरीज़ काफ़ी आते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोड है
इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी सही हो गया है पहले के मुकाबले, बट अभी भी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा किया जा सकता है। और जैसा मैंने सुना सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज अब ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुका है। अभी कुछ टाइम में स्टार्ट हो। हाँ, अब और सीतामढ़ी पे अगर आ ही गए हैं तो आप सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं, आपका घर सीतामढ़ी, आपका होम टाउन है। तो सीतामढ़ी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें भी आप बताओ ऑडियंस को। सीतामढ़ी में रहना एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग भी है, हम क्योंकि माँ सीता की धरती है। बिल्कुल। यहाँ पे जो भी रहते हैं वो सब लोग एक तरीके से तीर्थ स्थान ही हुआ हमारा हिंदू धर्म का। अब मंदिर भी बन रहा है। और मेहराब मंदिर बनने के बाद सीता मंदिर भी बनने ही वाला है, तो बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है। तो अच्छा है कि आगे चल के हम लोग ये बोल पाएँगे कि सीतामढ़ी के हम लोग निवासी हैं। बाहर जाके अच्छा लगता है ये बताने में, और यहाँ अपना लोकल तो सारा सपोर्ट है ही, सारे लोग यहाँ पे हैं ही। बिल्कुल। आप दरभंगा में अभी पहुँचते तो सीतामढ़ी से दरभंगा कितना अलग है? बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, दरभंगा भी हमारा मिथिला ही है, एक तरीके से हुआ मिथिला का ही सारा कुछ है वहाँ पे। लोग वहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बेहतरीन वहाँ का सब कुछ है। खाना-पीना भी काफ़ी बढ़िया है। तो वहाँ जाके कुछ अलग अनुभव तो नहीं होता है, बट यही है कि थोड़ा डिस्टेंस फ़ील होता है कि आने-जाने का थोड़ा रूट सही नहीं है, टाइम लगता है, बट दरभंगा भी काफ़ी बेहतरीन है। फिर भी ये बहुत अच्छी बात है ना कि आप अपने ही स्टेट में हो, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, ये बाई चॉइस ही मैंने लिया था क्योंकि बाहर जाने का मुझे मन नहीं था। और बाहर जाके फिर क्या है कि बाहर जाके डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, दिक्कत भी होता है, लैंग्वेज इश्यूज़ भी होते हैं। नीट पीजी में बाहर जाइएगा, आप साउथ वगैरह में जाइएगा तो वहाँ दिक्कत होगा, आप अपने लैंग्वेज में पेशेंट से बात नहीं कर पाइएगा। पेशेंट आपको कुछ बोलेगा अपनी लैंग्वेज आप समझ नहीं पाइएगा, इसलिए बेहतर रहता है कि अपने नेटिव लैंग्वेज में ही ट्रीट करना, अपना लोकल बोली-चाली करके इसमें बोलचाल करना। सर आप जब मेडिकल कॉलेज में गए थे एज अ फ्रेशर तो मैंने सुना है कि बहुत रैगिंग होती है, क्या सही बात है ये? रैगिंग तो होता ही था, अभी भी होता है, लेकिन अब पहले से काफ़ी कम है और काफ़ी जगह इसको रोका भी गया है, लेकिन पहले काफ़ी रैगिंग होती थी, हम लोगों ने भी झेला है। रैगिंग में चक्कर ये था कि एक तरीके से लोगों को खुलने का मौका दिया जाता था कि आप अच्छे से बोलना सीखिए, अच्छे से सब लोगों के सामने खुलना है और अपने फ्रेंड से भी खुलना है, सीनियर से भी खुलना है। अपना कुछ ऐसा मोमेंट आप बताओ कि जिसमें आपके साथ रैगिंग हुई बहुत गंदी वाली। गंदी अपने कभी कुछ हुआ है? बताने वाली चीज़ें नहीं है वो सारी, लेकिन यही था कि हमारे साथ जब भी होता था ग्रुप में होता था और काफ़ी टाइम बाद ऐसा हो गया था कि रैगिंग को मिस करते थे हम कि हमारे साथ रैगिंग अब क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आदत हो गया हुआ था वैसे ही रैगिंग देने का। मतलब सुबह फिर भी थोड़ा बहुत बताओ, आप कुछ बताओ कहानियाँ। राउंड ऐसे लाइन में लग के हमारे साथ ये हो रहा है कि अब बल्ब को गाली देना है आपको। और ऐसा भी होता अब है? किसी को गाली देना, अब सामने वाला गाली दे बुरा लगेगा, तो आपको गाली देना है बल्ब को। आपके ऊपर जो बल्ब लगा है उसको गाली दो, आप जितनी भी गंदी गालियाँ दे सकते हो। तो सारी गालियाँ जितने भी ये सुबह बचपन से लेके आज तक आपने सीखी है, सब बल्ब को गाली देना है और ऐसा गाली देना है कि बल्ब जो है टूट जाए। टूट गया। लेकिन आप तो बहुत मतलब पढ़ने वाले रहे हो, आपको तो ज़्यादा गाली बट आपने हमने भी सीख ली, वहाँ जाके सबको सीखना ही पड़ता है, तो हम लोगों से भी गाली दिलवाए गए, ऐसा नहीं है। तो मतलब बहुत मज़ा आया जब फ्रेशर। मज़ा रैगिंग में थोड़ा बहुत कुछ देर के बाद मज़ा भी आने ऐसा लगता है। डर होता है क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप जाओगे तो मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहा हूँ, हुँ। तो स्टार्टिंग में डर होता है मन में कि नहीं रैगिंग लेंगे क्या करेंगे, कुछ मारपीट होगी क्या, ऐसा कुछ होगा, तो कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं यहाँ फिज़िकल का कुछ नहीं था, बस लोग कोई मारते-पीटते नहीं थे, लेकिन सीनियर्स मैंने मना कर दिया सीनियर को कोई काम करने से, मैंने बोला कि नहीं मैं आपका नोट्स नहीं लिख दूंगा, हाँ। तो वो बदले में क्या कहेंगे 10 को लेके आया मुझे मारना शुरू कर दिया। वैसा कुछ नहीं, यहाँ वैसा कुछ नहीं होता था, बस यहाँ फन के लिए, फॉर फन और लोगों को खुलने के लिए सिखाया जाता था कि आपका जॉब ही प्रोफाइल ऐसा है कि मेडिकल लाइन में आपको खुलना ही पड़ेगा। अच्छा इसके अलावा भी कोई है क्या जो बॉल को गाली देनी है, इसके अलावा भी जैसा और अच्छा लग रहा है कि नहीं, इसी तरीके का होता था, बल्ब को गालियाँ देना है, एक-दूसरे का मुर्गा बनना होता था, कभी कुछ बनो, एक-दूसरे को बस टॉर्चर करना है, आपस में ही करना होता था, मतलब मेरे बैचमेट्स में ही करना है। वो नहीं था कि सीनियर आके आपको कुछ कर रहे हैं, बट आप ऐसा करना ही था। आपके साथ हुआ है कि मतलब एज ए सीनियर आपने किसी को कोई ऐसा टास्क दिया हो जो याद हो आपको? नहीं, उतना ज़्यादा हम लोग रैगिंग उतना नहीं लेते थे, मेरे टाइम में तो ये हो गया था कि काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया था तो पॉलिसी, हम लोग रैगिंग नहीं लिए। कैमरा के सामने नहीं बताना हम था। ही को ये सब लेना बोलना भी नहीं है। नहीं जी, हम तो कभी किए नहीं रही। सर ने कभी रैगिंग नहीं ली, ठीक है। हाँ, ये सब किया ही नहीं हम लोग, काफ़ी अच्छे सीनियर्स थे, जूनियर लोग भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते थे। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा हाँ, था। अच्छा। तो सर ऑडियंस का एक क्वेश्चन था, मेरा भी पर्सनली वो क्वेश्चन था हुँ। कि ये इतनी गंदी हैंडराइटिंग क्यों होती है एक डॉक्टर की? जो किसी को समझ में भी ना आए। ये राज राज ही रह जाए तो अच्छा है। नहीं फिर भी इनकी क्योंकि कभी-कभी ये होता है ना कि हम समझ ही नहीं पाते हैं। लॉजिकल रीज़न तो यही है कि हमें लिखना बहुत होता है। दिन भर में आप कम से कम 700 मरीज़ देख रहे हैं ओपीडी में डेली, तो अब 3-4 लोग मिलके 5 लोग मिलके 700 मरीज़ देखिएगा, तो कभी भी आपकी हैंडराइटिंग बनाने का फुर्सत ही नहीं, आपको जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को ट्रीट करना है। मतलब ऐसा होता है कि आप समझ गए, ठीक है, हाँ। वहाँ पे जो आपके बाहर में जो लोग होते हैं, तो डॉक्टर फार्मेसिस्ट वगैरह होते हैं, बस, वो बस, बस। समझ जाते हैं। वो क्या है दुकान पे गए तो वो भी समझ जाएँगे कि क्या लिखा हुआ है, जो हमें समझ में ही नहीं आता।
पेशेंट समझ जाए फिर दिक्कत है ना, पेशेंट को नहीं समझ में ना। एक रील आई थी, बहुत फेमस हुई थी, आपको शायद याद होगी, कि डॉक्टर के पास पुर्जी ये लेके गया दुकान पे, प्रिस्क्रिप्शन लेके डॉक्टर के, उस पे लिखा हुआ था फ्लाजिल, नॉर्मली जैसे लिखा होता है वैसे। वो बोला कौन सी दवाई है, लेकिन बाद में फिर डॉक्टर के पास वापस जाता है तो वो एफ करके घस देते हैं और वो दवाई उसे निकाल के दे दी जाती है। तो ऐसा सही में होता है क्या? हाँ, है एक्चुअली आपको कभी भी सिम्पटम्स से मैच करके लोग दवा दे देते हैं, कि उसने बोला पेट खराब है तो एफ आगे लिखा हुआ उसको समझ में आएगा फ्लैजिल है। बस ऐसे ही होता है, चलता दुकानदार भी समझ नहीं पाता। तो कभी आपके साथ रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ है कि आपने कोई और दवाई लिखी हो और कोई और दवाई किसी को मिल गई हो? ऐसा होता है काफ़ी बार, जैसे हम इनोक्सापैरिन कहीं लिख रहे हैं, तो कई बार इनोक्सापैरिन की जगह लोग इरिथ्रोपोएटिन दे देते हैं, तो होता है ऐसा बहुत बार। अलग दवाई होती है। दोनों काफ़ी अलग दवाई। तो ऐसा हुआ है कभी कि वो कुछ दिन दवाई वो खा लिए, फिर आपके पास आए, आपको पता चला कि नहीं नहीं, ये तो ब्लंडर हो जाएगा, इसलिए कभी ये सब चीज़ ऐसा कभी हुआ नहीं है, दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना? करना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें को अवॉइड करते हैं लोग। हमारे नोटिस में आते हैं, पहले रोकते हैं इन चीज़ों को। फिर भी हैंडराइटिंग बहुत खराब होती है, मतलब जनरली लोगों को समझ में नहीं आती है। लेकिन काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जो डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी भी है। सर जेन्युइनली मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे, हुँ। कि नॉर्मली अगर हमें तबीयत खराब होता है, जैसे मेरे सर पे दर्द कर रहा है, तो मैं सोचता हूँ डॉक्टर के पास कहाँ जाए? हुँ। अभी तो गूगल, एक नए डॉक्टर आ गए हैं, या तो गूगल बाबा से पूछ लेते हैं, या चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, चैट जीपीटी से किसी से भी पूछ लेते हैं, वो आपको सजेशन दे रखते हैं कि सर में दर्द हो रहा है, नहीं आपको तो कैंसर हो गया, जल्दी से इलाज करो। आप दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर पूछते हैं कि कहाँ से आपने पता किया, ये आपको कहाँ से, कौन सा रिपोर्ट देखा आपने? तो कहते हैं नहीं हमने तो गूगल से देखा है। तो ऐसा कभी केस आपके सामने आया है? बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं। जब से ये एआई वगैरह, चैट जीपीटी, गूगल बाबा ये सब अब सारे आ गए हैं, तब से काफ़ी दिक्कत तो होती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि पहले डॉक्टर से जाते हैं, उनसे पहले दवा यहीं से पूछ लेते हैं। और तो काफ़ी खतरनाक भी है, काफ़ी गलत भी, क्योंकि सबसे पहले तो डायग्नोसिस गलत बनाते हैं, जो गूगल बाबा डॉक्टर बैठे हुए हैं वहाँ पे। डायग्नोसिस पहले ही गलत बनाते हैं। आपको खाँसी हुआ है, आपको ब्रोंकियल कैंसर बता देंगे, और फिर कैंसर, कार्सिनोमा आपको हो चुका है, ऐसे ही बता देंगे आपको डायरेक्ट। अब कभी ब्रोंकाइटिस में भी कफ आता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यहाँ पे भी आपको इन्फेक्शन है, तो उसमें भी कभी-कभी ब्लड आता है उसमें, कफ करते हुए। अब उसको भी आपको टीबी बता देंगे, कैंसर बता देंगे, इस तरीके का हेडेक हुआ, माइग्रेन हुआ, तो उसमें बता देंगे ब्रेन में ट्यूमर। ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं, ऐसे पैनिक भी क्रिएट होता है, लोग डर भी जाते हैं। मैंने जैसे बताया ना एग्जाम्पल, और मैं खुद का ही बताया कि जैसे सर में दर्द कर रहा है, लोग बता रहे हैं कि इसमें कैंसर है, बस सही कुछ किसी वजह से हो रहा है लेकिन कैंसर है, अब तो आप सर पकड़ के बैठ जाओ आप। वो चीज़ें गलत है, क्योंकि गूगल से कभी भी कंसल्ट इस तरीके से नहीं करना चाहिए। गूगल बाकी चीज़ों के लिए, मेरे हेल्थ। सर हमारे कैमरा के पीछे जो कैमरामैन है, उन्हें देख के क्या लग रहा है, किसी कुपोषण के शिकार वो लग रहा है, तो ऐसा क्यों होता है, और इनको अगर शरीर को ठीक करना होगा तो ये क्या करे? कुपोषण के शिकार तो नहीं है, इनका स्ट्रेचर काफ़ी लंबे हैं, इस वजह से भी थोड़ा हाइट हाइट की वजह से भी काफ़ी दुबले लग रहे हैं, लेकिन कुपोषण के शिकार नहीं कहेंगे। और इनको ज़रूरत है कि प्रोटीन डाइट ले। डाइट को इग्नोर करना सबसे बड़ा रिस्क होता है किसी पेशेंट को। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस होना चाहते हो, सबसे पहले डाइट आपको सही करना है। वेट आपको सही करना है, तो हेल्थ आपको डाइट सही करना है। आपको अपना आगे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, ये सब से भी बचना है, आपको डाइट सही करना है। डाइट बहुत बड़ा चीज़ हो गया, डाइट को आप सही नहीं रखोगे, ये सब दिक्कत हो गए। प्रोटीन डाइट इनको लेना चाहिए, एग्स खाइए, मीट खाइए, ये सारा खाना ही है आपको। अगर आप वेजिटेरियन है, पनीर लीजिए प्रोटीन के लिए, ये सारा लेना ही है। और फैट वगैरह और कार्ब्स भी आपको लेना है, लेकिन वो मॉडरेट अमाउंट में लेना है। ज़्यादा आपको प्रोटीन लेना चाहिए, इससे आपका मसल बिल्डअप होगा। सर तो आप डाइट को लेकर बहुत ज्यादा मतलब फोकस्ड हो, आप जैसे डाइट को लेकर सब कुछ बता रहे हो, तो क्या आप बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं खाते हो? ऐसे पब्लिक में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कभी-कभी चीट डाइट लेना इज़ ओके। नहीं, कभी ऐसा होता है ना कि हम जैसे घूमने कहीं गए, वो अचानक से देखे वो डॉक्टर से हमने इलाज कराया था, वो बैठ के चाट खा हाँ, मरीज से छुप के हम खाते हैं। जब भी खाना हो तो मरीज से छुप के आप कभी भी चीट डाइट लेना है, कभी फास्ट फूड खाना है, मरीज से छुप के बट एक खाना है। लिमिट तक खाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, या कोई ऐसा होता है क्या कि खाने के बाद कुछ दवाई खा ले या कुछ ऐसा कर लो जो ठीक रहे हो? नहीं, आप अगर मॉडरेशन में ले रहे हैं, कम अमाउंट में खा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप डिपेंडेंट है कि आप डेली आपको खाना ही है, चाट, समोसा, तले हुए चीज़, पकौड़ा, ये सब खाना है, तो ये आपके हेल्थ पे आपको इफ़ेक्ट करेगा ही। इसीलिए मॉडरेशन में, सप्ताह में 1 बार, मंथ में 1 बार, 2 बार चलता है, खा सकते हैं। एक और हमारे कैमरामैन है, वो थोड़े से हेल्दी है, तो इनके लिए भी कुछ बताओ कि ये अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं? हेल्दी यानी ओवरवेट, जिनका बीएमआई 24.9 से ज़्यादा होता है, उन लोगों के लिए यही। निकल हो गया आप। हाँ, ऐसा ही समझिए, जो थोड़े खाते-पीते घर से जिनको हम लोग कहते हैं, वो अगर है उस टाइप से, तो उनको अगर वेट कम करना है, उनके लिए यही राय मैं बोलना सही रहता है कि आप फाइबर ज़्यादा लीजिए। खाना खाने से पहले, किसी भी डाइट, आप कोई भी डाइट ले रहे हैं, उससे पहले आपको फाइबर ले लेना है। इससे क्या होता है कि पर्सनली भी मैंने देखा है, मेरे फैमिली में भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो वेट लूज़ करने के लिए, आप मेन जो भी मील ले रहे हैं, उससे पहले आपने क्या किया कि काफ़ी सारा सलाद काट के खा लिया, काफ़ी सारा आपने फ्रूट्स काट के खा लिया। इससे क्या होगा कि फाइबर आपके शरीर में चला गया, आपका
एपेटाइट, हंगर भी सप्रेस हो गया, आपको भूख भी नहीं लग रहा है, आप खाना भी कम खाएँगे, लेकिन आपके शरीर में फाइबर भी चला गया। तो इससे वेट लॉस होता है काफ़ी जल्दी और साथ में एक्सरसाइज़ भी करते रहना। एक्सरसाइज़ और डाइट ये दोनों आपको रेगुलर रखनी है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सेल्फ मेडिकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब अगर मुझे थोड़ी बहुत अगर तबीयत खराब, बुखार हो रहा है, सर्दी हो रहा है नॉर्मली, तो क्या खुद के घर के दवाई लेके खा लेना चाहिए या फिर डॉक्टर से प्रिस्क्राइब भी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये चीज़ बहुत ही सरेआम लोग इस चीज़ को करते हैं, बट ये करना नहीं चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन आपको फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान दे सकता है, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन आप तभी करिए, आप डॉक्टर हैं, आपको पता है उस दवा के बारे में। लेकिन आप जानते नहीं उस दवा का क्या इफ़ेक्ट है, क्या इंडिकेशन है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, किसको चलाना है, किसको नहीं चलाना है, ये आपको पता है नहीं। फिर भी आप खा ले रहे हैं, तो वह तो आपको नुकसान करेगा, कभी फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान करेगा। इसीलिए कभी भी कोई भी दवा चलाने से पहले किसी डॉक्टर फिर से। भी एक कुछ कॉमन ऐसी दवाइयाँ ज़रूरी होती होंगी, जो हम नॉर्मली खा सकते हैं थोड़ी बहुत तबीयत खराब में, वो भी अब ऑडियंस को जैसे अगर फ़ीवर में पैरासिटामोल है, लोग चलाते हैं, बट वो भी आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 100 के ऊपर टेम्परेचर है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तब आपको चलाना है। आप लिवर के पेशेंट हैं, आप लिवर खराब तो नहीं चलाना है, क्योंकि लिवर टॉक्सिसिटी करवाता है वो दवा, तो इस तरीके से उसका भी इंडिकेशन है। पैरासिटामोल भी अंधे तरीके से किसी को नहीं चलाया जा सकता, उसके लिए आपको देखना है। अच्छा सर, तो कुछ ऐसी दवाइयाँ जो घर में आपके पास होनी चाहिए, कभी भी इमरजेंसी केस हो सकता है तो वो खा ले, और बता दो किस तरीके से कौन-सी बीमारी में वो खाना चाहिए? नहीं, कोई भी दवाई आपको घर घर पे नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं। दवा आपको रखना ही नहीं घर पे, क्यों रखिएगा? वो क्योंकि वो ऐसे स्नैक्स तो है नहीं कि आप फेंकते चलिएगा बिना कुछ। जब आप बीमार पड़िए, आप दवा लीजिए, खाइए। फिर डॉक्टर से कंसल्ट करिए, दवा लीजिए, खाइए। बस यही आपको होना चाहिए, घर में नहीं नहीं तो रखना। नॉर्मली होता है कि घर में हमें गैस्ट्रिक बैंडेज प्रॉब्लम रखिए, है। आपको आपको हाथ पैर कट जा रहा है, बैंडेज रखिए, डिटॉल रखिए, ये सारी चीज़ आप रख सकते हैं। टैबलेट्स नहीं रखना है, टैबलेट्स क्यों रखना है? ऐसा घर में होता है कि हमें नॉर्मली कुछ खा लिया तो हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एक गैस की गोली खा लेते हैं। बहुत नॉर्मल होता है ये। ये बहुत कितना गलत सही है? चीज़ है, क्योंकि लोग ऐसे ही पेंटोप्राज़ोल, हाँ, ओमेप्राज़ोल, बिल्कुल। रैप्राज़ोल ऐसे ही फाँकते रहते हैं, वो गलत चीज़ है। चक्कर उसका ये है कि बहुत सारा उसका भी साइड इफ़ेक्ट है। विटामिन बी 12 का एब्ज़ॉर्प्शन कम करवाता है, एनीमिया करवाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसका भी साइड इफ़ेक्ट है। बहुत सारा दवा से उसका रिएक्शन ये भी है, इंटरैक्शन भी है, एपीपीआईज़ का। तो इसलिए कभी भी पेंटोप्राज़ोल, रैप्राज़ोल जो लोग घर पे ऐसे ही खाते हैं, फाँकते हैं, वो नहीं करना चाहिए, वो भी गलत है। गैस के लिए, एसिडिटी के लिए आपको डाइट सही करिए। उस तरीके का डाइट नहीं लीजिए, पता करिए आपको किस दवा से रिएक्शन हो रहा है, कौन-सा डाइट आप ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको एसिडिटी हो रहा है, वो डाइट छोड़ देना है। बहुत सारे लोग सीलिएक डिजीज़ के मरीज़ होते हैं, लैक्टोज़ इंटॉलरेंट होते हैं या फिर ग्लूटेन इनसेंसिटिव होते हैं। उन सबको चाहिए कि हम पता करें कि मेरे अंदर ये बीमारी है। तो किसी डॉक्टर से मिलिए कि बार-बार रेगुलर हमको एसिडिटी होता है। तो ये सब चीज़ डॉक्टर से मिलने का खुद से सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल। चलिए, एक रैपिड फायर एक सेक्शन होने वाला है हमारा। सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है? जब पेशेंट रिकॉर्ड घर पे भूल जाए या फिर वो वो गूगल डॉक्टर से पूछ के आए? गूगल डॉक्टर रिकॉर्ड तो हम चलो फिर भी उससे निकलवा लेंगे, लेकिन गूगल डॉक्टर से जो आते हैं पहले से वो पूछ के, वो काफ़ी प्रीमेडिटेटेड होते हैं, उनके दिमाग में कुछ अलग ही चलता अच्छा, होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी हैंडराइटिंग देख के कभी केमिस्ट ने आपको कॉल करके पूछा ये कौन-सी दवाई है? केमिस्ट में नहीं, बट सिस्टर लोग आती है ज़रूर पूछने की ये दवा की चलाना है कि नहीं चलाना है। सिस्टर लोग तो काफ़ी। अच्छा, ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हर डॉक्टर छुप के खाता है और पेशेंट को मना करता है? अ, छुप के ये फ़ास्ट फूड तो छुप के खाना ही चाहिए, कभी-कभी छुप के खा लेते हैं हम लोग भी। अच्छा, डॉक्टर अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? डॉक्टर नहीं होते तो अल्टरनेटिव में कुछ सिविल सर्विसेज़ वगैरह का ट्राई करता हूँ, मेरा सिविल सर्विस में आपको जाना है। देख के लगता भी है। हाँ, आईएएस वाला लुक है आपका, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। अच्छा, एक जो क्वोट है जो डॉक्टर ने दी हुई है कि एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्या ये सच है? कितना सच है, कितना झूठ है? एप्पल तो काफ़ी फ़ायदेमंद फ्रूट है, खाना भी चाहिए। अगर आप खा के मेरे से दूर रह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरे पास आना हम किसी को सजेस्ट करते नहीं। मेरे फैमिली वालों को तो मैं खुद नहीं बोलता मेरे पास आओ, आने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। पेशेंट का सबसे अजीब बहाना कौन-सा होता है हमेशा नॉर्मली? भूल गए, दवा लेना भूल गए। आप हर चीज़ करते हो, दवा लेना भूल जाते हो, क्यों भूल जाते हो? ये जनरल दिक्कत है, आप हाइपरटेंशन की दवा लेना भूल जा रहे हो, बीपी की चीनी की दवाई लेना भूल जा रहे हो, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पर्ची पे आपने कोई ऐसी दवाई लिखी हो और उसका नाम आप बाद में खुद ही भूल गए हो? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी हमें याद होता है कि मरीज़ को हमने क्या लिखा है। हाँ, टैबलेट या इंजेक्शन क्या सही होता है? आप हमारे पास आ रहे हो तो टैबलेट इंजेक्शन, यानी कि हमारे हॉस्पिटल में आप भर्ती होते हैं इंजेक्शन, घर पे जा रहे हो तो आप टैबलेट, अच्छा। हमेशा यही होता है। क्या सेल्फ मेडिकेशन इंडिया में डेंजरस लेवल पे है? बिल्कुल, सेल्फ मेडिकेशन तो करना नहीं चाहिए, कभी भी खुद से आप डॉक्टर जब तक नहीं है तब तक आपको खुद से दवा करनी नहीं चाहिए। क्या लोग अननेसेसरली एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं? बहुत बड़ा दिक्कत है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का भी समस्या बहुत ज़्यादा है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको यूटीआई है, चेस्ट इन्फेक्शन है, लेकिन उनका हम जब भी कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं, बहुत सारे मल्टीपल ड्रग्स के साथ उनका रेजिस्टेंस होता है। तो उन पे कोई भी एंटीबायोटिक काम ही नहीं करता है, उसका रीज़न यही है, अंधा एंटीबायोटिक लेना। क्या अभी के टाइम में जिम कल्चर के साथ हेल्थ इश्यूज भी बढ़ रहे हैं? जिम कल्चर
अच्छी चीज़ है, इसको लोगों में फैलाना चाहिए, लोगों को इसको अपनाना चाहिए। जिम करने से हमारे साथ जितनी अच्छाइयाँ हैं, वो ज़्यादा है, बुराइयाँ कम है। हमारे शरीर में अच्छा इफ़ेक्ट आता है जिम करने से कभी भी। विंटर में ठंडी चीज़ खाने से कोल्ड होता है? नहीं, ये मिथ है, ये ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ कोल्ड वायरस कभी भी आपको अफ़ेक्ट कर रहा है, उस वजह से हमें कोल्ड होता है। यानी कि कोल्ड होने का रीज़न वायरस है। ठंडी की वजह से कभी भी हमें सर्दी नहीं होती है कि आप ठंडी में निकल रहे हैं तो आपको कोल्ड नहीं पकड़ेगा, ये मिथ है एक तरीके से। लेकिन हाँ, ये है कि आप ठंडी में निकल रहे हैं तो आप उस चीज़ के लिए ससेप्टेबल हो जाते हो, आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, यंग एज में शुगर या बीपी नहीं होता है, ऐसा हमें बोला जाता है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है ये। टाइप 1 डायबिटीज़ नाम की एक चीज़ होती है, जो डायबिटीज़ का एक टाइप है। जैसे ये हमारे ओल्ड एज पॉपुलेशन में टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, यंग पॉपुलेशन में टाइप 1 होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन है और वो जनरली यंग एज में प्रेज़ेंट करता है। चाहे एमओडीवाई करके एक आता है नया एंटिटी आया डायबिटीज़ में, तो वो भी यंग में प्रेज़ेंट करता है। तो दोनों यंग एज के ही शुगर की बीमारी है और हाइपरटेंशन भी यानी कि बीपी जिनको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो भी यंग एज में काफ़ी हद तक अब आने लग गया है। बहुत जो एडिक्ट वगैरह भी होते हैं, जो कफ सिरप वगैरह लोग सुनते होंगे कि कफ सिरप पीते हैं, ये सारे चाहे जो दारू वगैरह पीते हैं, उन लोग में भी हाइपरटेंशन कम एज में होने का चांस रहता है, सिगरेट अच्छा। स्मोकिंग वाले लोगों का। अगर मेरा सर दर्द कर रहा है तो लोग कहते हैं कि सो जाओ ठीक हो जाएगा, ये कितना सही है? सर दर्द हो रहा है तो सोने से तो नहीं, लेकिन आपको अगर आप हाइड्रेटेड रहिएगा, पानी पीजिएगा, तो उससे आपका काफ़ी देर तक आपका हेडेक कम हो सकता है। हाइड्रेटेड रहने से हेडेक कम होता है, तो पानी पीना चाहिए कभी। गर्म पानी पीना चाहिए, इससे सब कुछ ठीक हो जाता है, क्या सही है या गलत नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पीजिए, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर जो आपको टॉलरेट कर पाए वही पीना है। बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म पीने से कोई फ़ायदा अलग से कुछ फ़ायदा नहीं। अच्छा, अगर बुखार के बाद स्वेटिंग आई तो इसका मतलब क्या बुखार उतर रहा है, ये कितनी सही बात है? उतर रहा है नहीं, वो बुखार चढ़ने का एक प्रक्रिया होता है कि पहले आपका बॉडी शिवर करता है, शिवर करने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद ही आपको बुखार चढ़ता है। तो शिवरिंग यानी ठंडा लगना और काँपना, दोनों एक दूसरे के साथ होता है, फीवर विद चिल्स जिसको बोलते हैं। एज ए डॉक्टर, हुँ। आप एक झोला छाप या फिर क्वैक को हुँ। किस नज़रिए से देखते हो? सबसे बड़ा दिक्कत हमारे हेल्थ सिस्टम में ये है कि गाँव-गाँव तक एमबीबीएस डॉक्टर की पहुँच नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एमबीबीएस डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं, बहुत कम है। इस वजह से इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए बहुत जगह क्वैक्स या फिर जिन्हें झोला छाप हम लोग कहते हैं, वो सारे जो रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर टाइप के हैं, जिनके पास कोई डिग्री भी नहीं है, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी हद तक ये जनरल पब्लिक को हेल्थ की सुविधाएँ प्रोवाइड करवा पाते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेज़ में हमने देखा है कि इनकी दवाएँ जो है बहुत साइड इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे अब जैसे अस्थमा का ही केस लीजिए, चाहे सीओपीडी का केस लीजिए, इस केसेज़ में जनरली हम लोग देखते हैं स्टेरॉइड का शुरू से ही डोज़ ये लोग चला देते हैं किसी भी मरीज़ में। उससे क्या होता है कि पेशेंट स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो जाता है, बहुत बार उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। बट इन लोगों के पास नॉलेज उस तरीके का नहीं होता है कि किसी भी चीज़ को जड़ से खत्म कर सके, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। उससे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर में जो उसका सिम्पटम दिख रहा है वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन शरीर में जो बीमारियाँ हैं वो बढ़ती रहती हैं। तो क्वैक डॉक्टर्स अच्छे तो हैं अपने लेवल पे, जो भी वो लोग पेशेंट्स को हेल्प ही कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका सही नहीं है। सरकार को चाहिए कि एमबीबीएस नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स बढ़ाएँ, रूरल हेल्थ केयर पे ध्यान दें। इससे क्या होगा कि ये सब चीज़ें रुकेंगी। कभी-कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस हो, हुँ। फिर वहीं डॉक्टर्स फिर उस टाइम में हेल्प करने आते हो, क्योंकि अचानक बिल्कुल। डॉक्टर्स नहीं मिल सकते ना। यही मैं कहना चाहूँ, बेसिक चीज़ यही है कि हमारे पास नंबर ऑफ एमबीबीएस डॉक्टर्स कम है। इस वजह से उन सब की ज़रूरत भी पड़ती है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ डॉक्टर्स ज़्यादा रहेंगे, हमारी हेल्थ केयर अच्छी रहेगी, रूरल हेल्थ केयर अच्छा होगा, हमारे पीएचसी, सीएचसीज़ अच्छे होंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिन्हें हम बोलते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, वो सब अगर अच्छे होंगे, तो हमें फैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट यही है कि हमारी सुविधा वहाँ पे नहीं है, सरकार उस तरीके से डॉक्टर्स को प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। लोग जाना भी नहीं चाहते हैं डॉक्टर लोग कि हम पेरिफेरी में वर्क करें, क्योंकि वहाँ पे उस तरीके का ना आपके पास सिक्योरिटी है, ना आपके पास सुविधा है, ना इस तरह की बहुत सारी दिक्कत डॉक्टर्स भी झेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे डॉक्टर फैटर्निटी जानती है और यही वजह है कि क्वैक का नंबर ऑफ क्वैक्स बढ़ रहा है हर जगह और सुविधाएँ सही तरीके से पहुँच नहीं पा रही है जनरल जनता के पास। तो अभी मेडिकल लाइन में एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है आयुष डॉक्टर्स और एमबीबीएस डॉक्टर्स के बीच में, ये क्या है और इसका आप क्या मानते हो, इसको अपना आपका क्या ओपिनियन क्या है इस पे? ओपिनियन ये है कि सरकार अभी आयुष मिनिस्ट्री को बहुत आयुष और आयुष मिनिस्ट्री नया उन्होंने एस्टैब्लिश किया है। आयुष को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग। आयुष में आता है आपका आयुर्वेदा, यूनानी और आपके सिद्धा, होम्योपैथी, ये चारों इसमें आते हैं। तो ये सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन को कहा जाता है। ये फेथ बेस्ड मेडिसिन होते हैं, एविडेंस बेस्ड नहीं होते। कहने का मतलब इन चीज़ का कोई आधार नहीं होता है। इसमें हम कोई भी हमने कोई ट्रायल करके नहीं दिखाया कि ये कितने % ठीक करते हैं किसी भी चीज़ को। ये सब चीज़ें फैक्चुअल बेस्ड नहीं है। इनमें बस दवा दे के हम देखते हैं कि हाँ, मरीज़ में ठीक हो जा रहा है, ठीक हो जा रहा है, बट उसका कोई वो नहीं है, ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है। साइंस का मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं जानता हूँ कि साइंस में फैक्चुअल बातें की जाती हैं, एविडेंस बेस्ड बातें की जाती हैं। यानी कि हमारे पास उस चीज़ का
अगर हमें प्रमाण है तो उस चीज़ को मैं सही मानूँगा, अदरवाइज़ नहीं मानूँगा। तो यही चीज़ है, लेकिन इन आयुष मिनिस्ट्री का कोई प्रमाण नहीं है, इस चीज़ का कोई बेसिस नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें क्वैकरी टाइप की ही हो गई, इनमें बहुत ज़्यादा इनमें वो नहीं है। इवन फेथ बेस्ड है कि यानी आप मान रहे हैं कि हाँ, मेरा इससे अच्छा हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, मैं दवा दोबारा खाऊँगा। अच्छा, यानी कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट टाइप का एक चीज़ हो गया है। 2 अभी ऐसी बीमारियाँ मुझे रेगुलर सुनने मिलती है। एक जैसे हार्ट अटैक का केस बहुत ज़्यादा सुनने मिलता है मुझे, दूसरा है स्टोन का। कभी किसी के किडनी में स्टोन सुन लिया है, कभी किसी जगह और स्टोन सुन लिया है। मतलब इन दोनों का कारण क्या होता है? हार्ट अटैक तो बहुत ही एक बहुत मेजर कॉज़ है अभी डेथ का, बहुत लोगों में हो गया है क्योंकि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और स्मोकिंग ये सब रिस्क फैक्टर हैं इसके, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक हमारे लिए लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ भी एक तरीके से कह सकते हैं, लोगों का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, वो भी इन्फ्लेमेशन शरीर में बढ़ा रहा है, तो ओबेसिटी की वजह से भी बहुत सारा होता है। तो कभी भी आप देखेंगे कि तो डाइट हमारा बहुत बड़ा इसके पीछे चक्कर पड़ता है, डाइट की वजह से ये सब हो रहा है। अगर शुरू से ही आदमी मेंटेन करके रखे डाइट और एक्सरसाइज करे तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, ये सारी बीमारियाँ नहीं होंगी, हार्ट अटैक भी नहीं होगा। हार्ट अटैक होने से सबसे बड़ा है कि आपको कभी भी जनरल पब्लिक को ये पता होना चाहिए, कभी भी कोई उम्र-दराज़ मरीज़ हैं, 40-50 के आस-पास का, उनको चेस्ट में बहुत तेज़ पेन हो रहा है अभी चेस्ट में और उनको साथ में पसीना आ रहा है, छाती में दर्द बता रहे हैं और बता रहे हैं कि धड़कन तेज़ हो रहा है या फिर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो उनको तुरंत होना चाहिए कि डॉक्टर से सलाह लें। खुद से उसको ट्रीट करके घर पे गैस का दवा खा के ट्रीट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वो हार्ट अटैक का सिम्पटम। और स्टोन का? स्टोन तो स्टोन बहुत ही वेग चीज़ है, वो किसी को भी हो सकता है, स्टोन के लिए कुछ कर नहीं सकते, वो डाइट भी बेस्ड हो नहीं, सकता हाँ, है। वो डाइट बेस्ड नहीं है, उसमें आपका डाइट से भी फ़र्क पड़ता है बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जेनेटिक्स से फ़र्क पड़ता है। हाँ, बिल्कुल, वो आपके शरीर में यूरिया बन रहा है, नहीं बन रहा है, कैल्शियम की कमी है, नहीं है, उस वजह से भी होता है। अच्छा सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हुँ। कि हम जैसे पेशेंट के एज इमरजेंसी केस को कैसे हैंडल करें? एज फैमिली मैन हो गए या फिर एज ए गार्जियन हो गए, ऐसे मन में डर अगर हो जाए अचानक से सामने वाले को कुछ हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए उस समय? बिल्कुल, आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना ही है, जहाँ भी आपके पास मेडिकल डॉक्टर अवेलेबल हो, वहाँ पे जाना ही है आपको। कभी भी जैसे स्नेक बाइट का ही केस, अभी बारिश का मौसम आने वाला है, तो अब स्नेक बाइट के केसेज़ बढ़ जाते हैं, तो लोग झाड़-फूँक करवाने लग जाते हैं। ये सब नहीं करवाना चाहिए, झाड़-फूँक करवाने से टाइम भी बर्बाद होता है और टाइम फिर बर्बाद ज़हर भी होता है फैलने और लगता ज़हर फैलेगा आपका कभी भी, क्योंकि 70 से देखिए टोटल जितने नब स्नेक बाइट्स के केसेज़ होते हैं, उसमें से बहुत कम परसेंटेज जो होता है, वो आपका ज़हरीला होता है। लेकिन उस केसेज़ में क्या होता है, लोग जो नॉन ज़हरीला नॉन पॉइज़नस स्नेक बाइट आप झाड़-फूँक वाले के पास जाइएगा तो ऑब्वियसली मरीज़ ठीक हो ही जाएगा, तो लोगों का भरोसा उसमें बढ़ जाता है कि झाड़-फूँक वाले ने ठीक करके दे दिया। बट वो क्या है कि अब तो ज़हरीला साँप था ही नहीं, तो आप भी चीकोटी काट लियो किसी को तो अब से जहर थोड़े फैलने वाला है। तो सिमिलर इफ़ेक्ट हो गया, चींटी काटना या फिर वो साँप काटना, एक ही बात हो गया। है। अच्छा। तो आप झाड़-फूँक वाला दोनों ठीक करके देगा, लेकिन अगर वेनमस स्नेक ने काटना है, पॉइज़नस स्नेक ने काटा है, तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, आप झाड़-फूँक वाले के पास जाएँगे। तो इसलिए आपको हमेशा कभी स्नेक बाइट लगे, इस तरह का केस लगे, आपको हमेशा मेडिकल डॉक्टर से मिलना चाहिए। अच्छा सर, मेरा ऐसा मानना था कि ये जन औषधि जो आती है, हुँ। वो तो गवर्नमेंट के द्वारा जो दवाई आती है वो और प्राइवेट वाली जो दवाइयाँ होती है उसमें कितना डिफरेंस होता है? हमें कोई डिफ़रेंस नहीं है, मतलब कोई डिफ़रेंस बहुत नहीं है। सस्ते होते हैं, प्राइवेट वाले बिल्कुल, बहुत महँगे होते हैं। जेनेरिक दवाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं, उनको लेना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा, कोई इसमें कोई क्वालिटी का इश्यू नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है, सिमिलर इफ़ेक्ट होता है। रेट कभी का कब बहुत अंतर हाँ, होता है। और रेट का अंतर होता है, तो जनरल पब्लिक को सस्ता भी पड़ता है, लेना चाहिए। जेनेरिक मेडिसिन हमेशा पब्लिक भी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, पब्लिक को भी चाहिए कि जेनेरिक मेडिसिन ले। और हर जगह भी जन औषधि केंद्र है जहाँ से दवाइयाँ मिल जाती है आसानी से। तो डॉक्टर साहब, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और आपकी दी हुई जानकारियाँ, दी हुई सीख जो हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छी लगी होगी, जिनसे बहुत कुछ उन्हें सीखने मिला होगा और मैं उम्मीद करता हूँ उन्हें बहुत कुछ ऐसा समझ में आया होगा जो शायद उन्हें पता भी नहीं थी। थैंक यू सो मच जो आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया और हमारी ऑडियंस को ये बताया कि कैसे हम अपने आप को ज़्यादा हेल्थ फ्री रख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन कैसे करना है हमको। उम्मीद है आपको आज का सफ़र बहुत पसंद आया होगा। वैसे एक समोसा खा के आपकी लाइफ ख़राब तो नहीं होती है, लेकिन एक डॉक्टर की सलाह न मानने से आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो मेरे भाई, हमेशा हेल्दी रहिए एंड हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।